गरीब ससुराल आई नागिन बहू। ममता अपने एक बेटे के साथ रहती थी। उसका इस दुनिया में बस ओम ही सहारा था। दोनों माँ बेटे गरीबी में अपना समय बिता रहे थे। बेटा ले खाना खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? बेटा काम की ज्यादा चिंता मत कर, जो होना होगा हो जाएगा, तू खाना खा। ममता ने अपने हाथों से ओम को खाना खिलाया। अपनी माँ से बातें करके ओम कुछ देर को बाहर आ गया। वो मोटरसाइकिल रिपेयर करने की एक दुकान में लगा हुआ था। हे भगवान, मैं भी अपनी माँ के लिए बाकी बेटों की तरह कुछ करना चाहता हूँ। उन्हें वो दिन दिखाना चाहता हूँ जिनमें कोई फिक्र ना हो। लेकिन ओम खुद से बातें करते हुए चल ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। आ! बचाओ! बचाओ! ये किसकी आवाज थी? ओम तेजी से उस आवाज का पीछा करते हुए भागा। वो आवाज पास के ही एक जंगल से आ रही थी। प्लीज कोई तो मदद करो। आवाज का पीछा करते हुए ओम जंगल में ही घुस गया और कुछ दूर चलकर उसे एक लड़की तड़पती हुई दिखाई दी। अरे अरे, मेरी मदद करो प्लीज। ओम उस लड़की के पास गया। उस लड़की के पैर में एक सांप ने काटा हुआ था। अरे नहीं, ये तो सांप के काटने का निशान है। एक मिनट, जरा मुझे दिखाओ। अरे नहीं, मुझे अभी सांप का जहर चूसना होगा। ओम ने मुंह से ही उस लड़की के पांव से जहर चूसना शुरू किया। बस थोड़ा सा दर्द होगा, 1 मिनट और। ओम ने एम्बुलेंस को भी फोन मिला दिया था। इतने में ओम ने उस लड़की के पांव से जहर को चूसा। उतनी ही देर में एम्बुलेंस आ गई। ये तो एम्बुलेंस की आवाज है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ओम उस लड़की को लेकर अस्पताल चला गया, जहां उस लड़की के पैर से सारा जहर निकालकर उसका अच्छे से इलाज शुरू हो गया। ओम भी वहीं था। सुनिए, हमें इन्हें 2-3 दिन अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। आप चाहो तो इनसे अब मिल सकते हो। शुक्रिया डॉक्टर। ओम रूम में चला गया जहां पर वो लड़की बैठी हुई थी। आपने मेरी जान बचाई। जी हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि इतने बड़े से सांप के काटने के बाद मैं नहीं बचूंगी। हाँ, ऐसा हो जाता है। लेकिन आप जानते हो, मेरी माँ कहती है कि इंसान की अगर जिंदगी हो तो उसकी जान चाहे कितनी भी खतरे में क्यों ना पड़ जाए, उसकी जान बचने का कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। बिल्कुल सही कहती हैं आपकी माँ। अरे बातों बातों में तो मैं आपका नाम पूछना भूल ही गई। ओम। और आपकी पहचान? मेरी पहचान है शिवानी। शिवानी? अच्छा नाम है। दोनों में काफी देर बातें होती रही। बातों बातों में शिवानी को ओम से प्यार हो गया। शिवानी जी, अब मैं चलता हूँ। मेरी माँ घर में अकेली है। आप कहो तो मैं आपके पास आपके किसी परिवार वाले को भेज दूंगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या? मेरे माँ बाबा मुझे बहुत पहले ही इस बड़ी सी दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। खैर ये सब छोड़िए, आप अपनी माँ के पास चली जाइए। शिवानी जी, आप खुद को अकेला मत समझना। डॉक्टर ने आपको यहाँ 3 दिन के लिए एडमिट किया है। मैं इन दिनों आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। ओम रोजाना शिवानी के पास आता था और उसका अच्छे से ख्याल रखता था। आज शिवानी का हॉस्पिटल से छुट्टी का दिन था। शिवानी जी, आज आप आखिरकार अपने घर चली जाओगी और फिर पता नहीं हम कभी मिलेंगे भी या नहीं। ऐसा मत कहिए ओम जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ओम जी, मैं अब और इस बड़ी सी दुनिया में अकेले नहीं रहना चाहती। मतलब ये कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ और मैं आपसे शादी करके आपके साथ आपके घर जाना चाहती हूँ। शिवानी की बात सुनकर ओम चुप हो गया। कुछ तो बोलिए। शिवानी, ये नामुमकिन है। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ और तुम एक बड़े घर की लड़की हो। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ अपने घर में नहीं दे पाऊंगा। मुझे आपके साथ रहने में जो खुशी मिलेगी वो खुशी दौलत से हासिल नहीं होगी। मुझे बस आपका साथ चाहिए। अमीरी गरीबी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलिए, क्या आप मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे? ओम को शिवानी की आंखों में खुद के लिए सच्चा प्यार नजर आता था। इन 3 दिनों में ओम भी उसे पसंद करने लगा था।
उसने शिवानी से शादी के लिए हाँ कर दी और शिव जी के मंदिर में शादी करके ओम शिवानी को घर लेकर पहुंचा। अपनी बहू को देखकर ममता बहुत खुश हुई। बड़े घराने की सुंदर लड़की उसकी बहू बनी थी, लेकिन ममता को उसकी अमीरी का जरा भी लोभ लालच नहीं था। देख बहू, तू अब इस घर की बहू है। जो तेरा पैसा है वो आज भी तेरे मायके में ही है, हमें उसमें से एक कतरा भी नहीं चाहिए। जानती हूँ माँ जी, आप जरा भी लोभी इंसान नहीं हो, और यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। शिवानी भी गरीबी में ही खुश थी। सभी कुछ सही ही चल रहा था कि एक दिन पूर्णिमा की रात में शिवानी को सोते हुए एक सपना आया, जिसमें नाग देव आकर शिवानी से बोले, शिवानी, तुम मेरी अनन्य भक्त हो। उस दिन तुम्हें काटने वाला कोई आम नाग नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने तुम्हें काटा क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। अब तुम खड़ी हो और अपना तोहफा लो। शिवानी सोते हुए ही खड़ी हो गई और अचानक ही उसका रूप बदल गया और वो नीचे से आधी नागिन बन गई। लेकिन इस सब का शिवानी को होश भी नहीं था। वो नागिनों की तरह ही रेंगती हुई अपनी रसोई में गई और एक घड़े के पास जाकर अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोलते ही उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे और कुछ ही देर में पूरा घड़ा सोने से भर गया। मेरा काम तो हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। वो वापस से अपनी ही जगह पर लेट गई और इंसानी रूप में आ गई। अगली सुबह जब ममता रसोई में गई तो वो सोने के सिक्के देख बहुत ज्यादा हैरान हो गई। बहू, ओम, जल्दी आओ। दोनों बहू बेटा जल्दी से रसोई की तरफ भागे। क्या हुआ माँ? देख बेटा, कितना सारा सोना। सोना? ये किसका है? शिवानी? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर ये हमारी रसोई में है तो हमारा ही है। ना बाबा ना, ऐसे हम इसे नहीं रख सकते, हमें इसे पुलिस को दे देना चाहिए। माँ, ये हमें मिला है तो ये हमारा ही है। ना बेटा, मैं तो इसे पुलिस के ही हवाले कर दूंगी। शिवानी ने बहुत मना किया, लेकिन ममता नहीं मानी। आखिर में शिवानी को गुस्सा आ गया। बस बहुत हुआ। शिवानी गुस्से में आ गई और उसने वापस से नागिन रूप ले लिया। उसे देखकर ममता और ओम बहुत ज्यादा डर गए। मैं बोल रही हूँ कि ये सोना आपका ही है। मैं शिवानी नहीं, मैं हूँ शिव वरदानी, एक नागिन जो इस समय शिवानी के शरीर में है। शिवानी बहुत बड़ी शिव भक्त है और ओम ने शिवानी की जान बचाई थी। बस इसीलिए मैं ये छोटा सा तोहफा इसे देना चाहती हूँ। कृपया नागदेव और मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा स्वीकार करें। चलती हूँ। ऐसे बोलकर वो नागिन चली गई और शिवानी इंसानी रूप में ही आकर बेहोश हो गई। ओम ने उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारा। मुझे क्या हो गया था? तुम बेहोश हो गई थी। देखो शिवानी, नाग देवता ने हमें तुम्हारी वजह से तोहफा दिया है। तोहफा? शिवानी को कुछ भी याद नहीं था। ममता ने उसे सोने के सिक्के दिखाए, जिसे देख शिवानी बहुत खुश हुई। इन वरदाने हुए सिक्कों को हम नाग देव के मंदिर में भी दान करेंगे और बचे हुए सिक्कों से आप कोई काम शुरू कर लेना। हाँ। उन्होंने वैसा ही किया। कुछ सिक्के उन्होंने नागदेव के मंदिर में दान किए और बाकी सोने के सिक्कों को बेचकर ओम ने नया घर बनाया और एक काम भी शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से शिवानी भी फिर कभी नागिन नहीं बनी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दुर्गा के परिवार में उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। दोनों ही बेटे जवान हो गए थे तो दुर्गा ने उनकी शादी करने का फैसला लिया और उसने एक घराने की 2 बहनों से अपने बेटों की रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ समय बाद शादी भी हो गई। आ जाओ मेरी बहुओं, अंदर आओ। दोनों ही बहुओं ने अपने पैर से कलश को गिराकर अपने गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। आए हाय, नजर न लगी मेरे चांद के टुकड़े जैसी गोरी बहू को। अरे पूजा, रिधिमा, जाओ अपनी भाभी को उसके कमरे तक ले जाओ। दुर्गा बस अपनी गोरी बहू पर ही ध्यान दे रही थी। चलो भाभी, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ आते हैं। दोनों ननद भी बस अपनी गोरी भाभी का ही ख्याल रख रही थी। उनकी इस बात से सीता को थोड़ा बुरा लगा और वो बोल पड़ी, ननद जी, मैं भी तो आपकी नई भाभी हूँ।
सीता के ऐसा बोलते ही दोनों ननद रिद्धिमा और पूजा ने उसकी तरफ देखा। दिमाग खराब है क्या? हम तुम्हारे जैसी काली कलूटी को अपनी भाभी नहीं मानते हैं। सही कहा, और हमसे उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर जाएंगे। दोनों नंदे अपनी काली भाभी को बहुत खरी खोटी सुनाकर चली गईं। बेचारी सीता को ये सब कुछ बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने इस सब को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह दोनों ही बहुओं की पहली रसोई थी। सासू माँ, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मैं क्या बनाऊं? जो भी तेरा मन करे वो बना दे। मेरी गोरी बहू कहाँ है? बहू, अवनी बहू। दुर्गा जोर जोर से अवनी को आवाजें लगाने लगी। अवनी गहरी नींद में सो रही थी। वो नींद में ही आंखें मसलती हुई नीचे आई। उस बुढ़िया ने तो चिल्ला चिल्ला कर मेरे कानों के पर्दे ही फाड़ दिए हैं। अवनी धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई आ रही थी। तू अब तक तैयार नहीं हुई? किस लिए? आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। क्या? मैं किसी के लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। दुर्गा को अपनी गोरी बहू की बात अजीब लगी। लेकिन अच्छा, जो भी तुझे आता हो तो तू वही बना देना। लगता है ये बुढ़िया आज मुझसे खाना बनवा कर ही रहेगी। कुछ कहा? कुछ नहीं माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अन्वी तैयार होकर आ गई और दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म में लग गईं। सीता ने बहुत सारे पकवान जैसे खीर, पनीर, हलवा वगैरह बनाया और अवनी, मैं क्या बनाऊं? जो भी तुम्हें आता हो वही बना लो। चुप करो मेरी काली बहना, मैं जानती हूँ, अब मैं यही बनाऊंगी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं अपना अपना खाना बनाकर निपट गईं और उसे टेबल पर लगा दिया। वैसे तो अवनी और सीता दोनों बहनें थीं, लेकिन रंग रूप को लेकर अवनी हमेशा अपनी बहन सीता से भेदभाव करती थी। कुछ देर बाद सभी घरवाले नई बहुओं के हाथ का खाना खाने आ गए। खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी गोरी भाभी ने ही बनाया होगा। ननद जी, ये सब कुछ मैंने बनाया है। अवनी का खाना यहाँ है। सीता ने एक डिश की तरफ इशारा किया जिसके अंदर जले हुए से नूडल्स थे। सभी उन्हें देखकर कुछ देर के लिए चुप हो गए। मुझे जो बनाना आता था मैंने बनाया। तो हम थोड़ा ही कुछ बोल रहे हैं, आपका बनाया हुआ खाना बेस्ट है। सभी घर वालों ने खाना खाया। सीता का खाना सभी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी तारीफ नहीं की। सभी बस अवनी की ही झूठी तारीफ किए जा रहे थे। दोनों का ही खाना ठीक ठाक था, लेकिन अवनी बहू ने आज पहली बार कुकिंग की है, इसलिए ये ले बहू तेरा नेग। दुर्गा ने अपनी गोरी बहू को डायमंड नेकलेस दिया। और ये ले तेरा नेग। और काली बहू को बस 2000 रुपए देकर ही निपटा दिया। दोनों नंदों ने भी बस अपनी गोरी भाभी को ही गिफ्ट्स दिए। बेचारी सीता ये सब कुछ देखकर दुखी हो गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों ननद सिर्फ अपनी गोरी भाभी का ही साथ देती थी। एक दिन अवनी कहीं बाहर जा रही थी कि तभी उसे उसकी दोनों ननद 2 लड़कों के साथ दिखाई दी। वो दोनों उन लड़कों से बातें कर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल, पर मेरी समझ में नहीं आता कि इस बारे में मैं माँ को कैसे बताऊं। सही वक्त आने पर बता देना, अभी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आयुष, मेरी माँ हमारी शादी के लिए मानेंगी भी या नहीं। पूजा ने ऐसा बोला ही था कि तभी छिपी हुई अवनी उनके सामने आ गई। भाभी आप? हाँ मैं। तुम लोग यहाँ कॉलेज में पढ़ने का नाम लेकर ये काम करने आती हो। आज तुम्हारी खैर नहीं। भाभी, भाभी सुनो तो सही। अवनी बिना अपनी नंदों की एक सुने बस चलती जा रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से वहां पर उस समय सीता भी मौजूद थी। अवनी के घर पर पहुंचने से पहले सीता घर पहुंच गई। अवनी तो घर में बहुत सारा बवाल मचा देगी, मुझे ही किसी तरह बात को संभालना होगा। सीता अपनी सास के पास गई और उसकी टांगे दबाते हुए बोली, सासू माँ एक बात कहूँ क्या? मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं ननद जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रिद्धिमा और पूजा के बारे में? जानती हो माँ जी, आपकी दोनों बेटियाँ 2 लड़कों से बहुत प्यार करती हैं। उन्हें गलत मत समझना, क्योंकि मोहब्बत कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है, और नसीब वालों को ही ये नसीब होती है। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि माँ, आप ननद जी को उस सब के लिए डांटना मत और उन्हें उसी की दुल्हन बनाना जिसे वो पसंद करती हूँ। वरना मैंने सुना है कि लड़कियों की शादी अगर उनकी
मर्जी के खिलाफ होती है तो वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाती हैं। सीता ने काफी देर अपनी सास से इस बारे में बात की। कुछ देर बाद अवनी भी घर आ गई और गुस्से में दनदनाती हुई सीधा दुर्गा के पास चली गई। माँ जी, वैसे आप दुनिया को तमीज के पाठ पढ़ाती रहती हो और अपनी बेटियों को देखो किस तरह आवारगी में लगी हुई हैं। अरे आपकी बेटियां आपके हाथों से छूटती जा रही हैं और आपको खबर ही नहीं है। आज बाजार में आपकी दोनों बेटियां 2 लड़कों के साथ न जाने क्या कर रही थी। वो तो मैं सही समय पर वहां पहुंच गई और उन्हें रोक लिया, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। अवनी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी सीता उठकर आई और उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ मारा। चुप कर अवनी, क्या सारी शर्म तूने बेच खाई है? अपनी नंदों के बारे में ऐसे बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं क्यों शर्म करूं? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जबान मत चला, तूने थप्पड़ खाने वाला काम किया है। और क्या कह रही थी तू? मेरी बच्चियां आवारगी करती हैं? अरे नालायक, मुझे तेरे बताने से पहले ही सीता ने सब कुछ बता दिया था। कितनी सफाई से झूठ बोलती है तू। दुर्गा ने भी अवनी को बहुत सुनाया। पीछे से उसकी दोनों बेटियां घबराती हुई अपनी माँ के पास आई और उन्हें लगा कि अवनी ने उनकी माँ को सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन आ जाओ, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था। माँ वो घबराओ मत, मैं तुम्हारी शादी उन लड़कों से करवाने को तैयार हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों लड़कियां चौंक गईं। मुझे सीता ने सब कुछ बता दिया था। तुम जिन लड़कों को पसंद करती हो उन्हें मुझसे मिलाने को लेकर जरूर आना। अपनी माँ की ये बात सुनकर दोनों ननद बहू खुश हो गई, लेकिन उन्हें अपनी काली भाभी के साथ किए हुए बुरे बर्ताव का भी बहुत पछतावा हो रहा था। हमें माफ कर दो भाभी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। कोई नहीं, परिवार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। दोनों नंदों को अपनी भाभी की अच्छाई देखकर बहुत अच्छा लगा। उस दिन के बाद से फिर कभी भी उन दोनों ने सीता से बुरा बर्ताव नहीं किया। अब सभी सीता की अच्छाई को समझ चुके थे और सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।